कि कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी चीज, बिल्डिंग, वेबसाइट, लैपटॉप, गाड़ी, आपका पावर प्लांट है, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? डिजाइन से। तो ये हमारा एक फेज है, इसका अपना एक प्रोसेस होता है, ठीक है। ईपीसी प्रोजेक्ट्स के अंदर इस प्रोसेस को कुछ इस तरीके से, यानी कि एक डिजाइन डिपार्टमेंट होगा, वो लोग जो डिजाइन के अंदर एक्सपर्ट्स हैं, चाहे हमारी बिल्डिंग का डिजाइन है, ये जो फेज है ये किस तरीके से, यानी कि डिजाइनर्स जो हैं, सबसे पहले आप का डिजाइन बनता है, प्रोटोटाइप बनता है, वट एवर द थिंग इज, जो भी आपकी कंपनी, पाइपिंग फैब्रिकेशन की ड्राइंग्स हैं, आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स हैं, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग ड्राइंग्स हैं, आपके पाइपिंग प्लान्स हैं, ठीक है ना, कोई भी चीज हो सकती है, क्योंकि हम शुरू में बता चुके हैं कि प्लानिंग इंजीनियरिंग की जो एक इम्प्लीमेंटेशन है वो दुनिया की हर इंडस्ट्री के अंदर है। तो अगर बिल्डिंग होगी तो डिजाइन किस चीज का बनेगा? बिल्डिंग का पाइप की प्रोजेक्ट है तो पाइप फैब्रिकेशन प्लान्स, आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स होंगी, प्रोसेस फ्लो डायग्राम्स होंगी। लेकिन हर चीज के लिए प्रोसेस एक ही रहता है। आपके डिजाइन को अगर हम थोड़ा सा देखें तो आईआर, इंटरनल रिव्यू, सबसे पहले आपका जो डिजाइन बनता है उसकी इंटरनल रिव्यू किया जाता है, टीम बैठती है कि इसमें कोई गलती तो नहीं है, ठीक है। फिर इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन भी होती है, ठीक है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन ड्राफ्टिंग कर ली जाती है। फिर आप वो, कोई ना कोई अथॉरिटी होती है, हमने पार्टीज के अंदर पढ़ा, तीन तरह की पार्टीज होती हैं, तो फर्स्ट सबमिशन होती है, ठीक है, डिजाइन फेज के अंदर, यानी कि आपकी पहली सबमिशन हो जाती है। फिर सेकंड सबमिशन होती है, ठीक है, क्योंकि आपको रिव्यू के बाद कुछ ना कुछ चेंजेस आती ही आती हैं, ठीक है, तो आप प्रोसेस के तौर पे इन चीजों को लिख लेते हो, और उसके बाद आपका अप्रूवल हो जाता है। ये एक प्रोसेस है। डिजाइन जो फेज है कंस्ट्रक्शन ईपीसी इंडस्ट्री के अंदर, प्रोसेस का मतलब क्या होता है? आपने, जैसे मोबाइल के ऊपर आप पैकेज लगाते हो तो प्रोसेस है ना, आपने हैशटैग बटन, फिर 102, तो किसी भी काम को करने का तरीका है। हमारी इस ट्रेनिंग के अंदर आपने इनरोलमेंट करवाई, उसका अपना एक प्रोसेस है। तो डिजाइन को तैयार करने का प्रोसेस क्या होगा, ये मैं वो स्टेप्स लिख रहा हूँ। और इशू फॉर कंस्ट्रक्शन, आईएफसी, इशू फॉर कंस्ट्रक्शन, आप अप्रूव कर देते हो भाई कि ये जो ड्राइंग है ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है, इसको, इसकी बेस पे हम कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है? डिजाइन फेज एक इसका प्रोसेस मैं बता रहा हूँ कि कोई भी आपकी प्रोडक्ट है उसके डिजाइन के लिए जो स्टेप्स होते हैं, और यही चीजें हमने हर आइटम के डिजाइन के प्रोसेस में डाली हैं प्राइमरी P6 के अंदर जाके। अभी मैं जस्ट आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पे हमने आके इनकी लोडिंग करनी है, ठीक है। अब जनाबे वाला, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, यहाँ पे 1 मिनट, व्हाइट बोर्ड पे दोबारा जाते हैं। व्हाइट बोर्ड को शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। प्रोक्योरमेंट क्या है? प्रोक्योरमेंट के मुतालिक हमने एक चीज देखी कि प्रोक्योरमेंट का मतलब है कि जब हम डिजाइन तैयार कर लेंगे, ऑब्वियसली वी हैव डन दिस प्रोसेस, हमारा अगर डिजाइन तैयार हो गया है, देन नेक्स्ट स्टेप इज क्या है? MTO, मटीरियल टेक ऑफ। मटीरियल टेक ऑफ कौन करता है? क्वांटिटी सर्वेयर्स। अब इसमें हमारी जो भी यानी कि ड्राइंग्स तैयार हो रही हैं, उन ड्राइंग्स के थ्रू हम पाइपिंग की मटेरियल ले रहे हैं, हम बिल्डिंग के अंदर कंक्रीट का, स्टील का, वट एवर द मटीरियल इज। अब अगला स्टेप क्या है, ये मैं इसलिए आपको समझा रहा हूं कि हमें अपने पूरे प्रोजेक्ट को एक प्रॉपर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड के मुताबिक क्लोज करना है, नेटवर्क बनाना है, लॉजिक बनानी है। तो ये समझना, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझने इसलिए भी जरूरी है कि जॉब इंटरव्यूज के अंदर यहीं से सवाल पूछे जाएंगे कि डिजाइन का प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। ये जो मैंने सामने रखा है, ये एडनॉक और अरामको के अंदर जितने प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं उसके अंदर इस तरह की प्लानिंग के प्रोसेसेस को फॉलो किया जाता है। प्रोक्योरमेंट क्या है? प्रोक्योरमेंट के अंदर आपने यहां से जो भी मटेरियल आपका टेक ऑफ होगा, चाहे वो स्टील है, असफाल्ट है, मट्टी है, इलेक्ट्रिकल के पैनल्स हैं, फैब्रिकेशन शीट्स हैं, प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस आपको उन मटेरियल की अरेंजमेंट या मैनेजमेंट करके देता है। लेकिन प्रोक्योरमेंट को हमने देखा, दो तरह की आइटम्स होती हैं, एक आपकी बल्क आइटम्स हैं और एक आपकी लॉन्ग लीड आइटम्स हैं, ठीक है, लॉन्ग लीड आइटम्स। अब ये दोनों में फर्क पहले भी हम एक दफा देख चुके हैं कि प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या है। बल्क आइटम्स जो लोकल मार्केट के अंदर आपको अवेलेबल होती, ठीक है, जैसे स्टील है, आपके प्रोजेक्ट के अंदर एक आइटम तो यूज नहीं हो रही, हर एक्टिविटी के अंदर कोई ना कोई मटेरियल लग रहा है, ब्रिक्स लग रही है, कंक्रीट लग रहा है, स्टील लग रही है, इलेक्ट्रिकल के पैनल्स हैं, मैकेनिकल के पाइप्स हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन है, टर्बाइंस हो सकती हैं, आपका वैरायटी ऑफ मटेरियल है। तो उन जो मटेरियल है उसको हम दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, बल्क आइटम्स और लॉन्ग लीड आइटम्स। फर्क का बुनियादी एस्पेक्ट क्या है? टाइम। बल्क आइटम्स जल्दी अवेलेबल होती हैं, लॉन्ग लीड, लीड का मतलब टाइम होता है यहाँ पे, जितना टाइम किसी चीज को अपनी फैक्ट्री से या जहां से वो प्रोड्यूस की जा रही है वहां से लेके साइट पर पहुंचने का टाइम। अगर आप मट्टी लेके आ रहे हैं तो लीड का मतलब क्या होता है? मट्टी जिस खेत से उठाई जा रही है
सैंड जिस नहर से उठाई जा रही है वहां से लेके आपकी साइट तक आने का टाइम। तो लॉन्ग लीड आइटम्स का मतलब क्या होता है, वो चीजें जिनको साइट पे लाने के लिए 2 महीने 3 महीने या ज्यादा टाइम चाहिए होता है, यानी कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग करवानी पड़ती है। कुछ इलेक्ट्रिकल पैनल्स हैं आपके प्रोजेक्ट पे, स्पेसिफिक कुछ इलेक्ट्रिकल पैनल्स हैं जो मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो आपको बनवाने पड़ेंगे। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, मे बी 2 months 3 months 6 months, so a lot of time is required to produce those items, so those will be called long lead items। जॉब इंटरव्यू के अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि मटेरियल की जो प्रोक्योरमेंट है उसमें उस बेस पे आप कितनी कैटेगरीज के अंदर इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो बल्क आइटम्स एंड लॉन्ग लीड आइटम्स, कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया कि इसमें फर्क क्या होता है। अब इसके अंदर इस प्रोसेस को भी समझ लेते हैं, बड़ा सिंपल सा। बल्क आइटम्स जो लोकली आपको चाहिए होती हैं चीजें, सीमेंट असफाल्ट या कोई भी चीज आपको लोकल मार्केट से, उस प्रोसेस को भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, सबसे पहला आप ये काम करेंगे, RFQ, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। आप सप्लायर्स को इनवाइट करते हो कि हमारे प्रोजेक्ट पे ये चीजें हमें चाहिए, आप अपनी बिड्स सबमिट करवाओ। उसके बाद सबमिशन ऑफ बिड्स बाय थर्ड पार्टीज या रिसीव ऑफ बिड्स, आप अपनी तरफ से लिख रहे हो, यानी कि अपनी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हो, तो रिसीव ऑफ बिड्स, आपके पास डिफरेंट सप्लायर्स की बिड्स आ जाती हैं, ठीक है। टेक्निकल इवैल्यूएशन, टेक्निकल इवैल्यूएशन होती है, ठीक है। यानी कि उसको देखा जाता है, एक्सपर्ट्स बैठते हैं कि भाई किस सप्लायर ने कौन सी चीज कितने पैसों में और क्या स्पेक्स हैं। टेक्निकल इवैल्यूएशन, अप्रूवल एंड मटेरियल ऑन साइट, ठीक है। ये आपकी लोकल मार्केट से जो भी चीज मिलेगी उसका प्रोसेस ये है कि बल्क आइटम्स को आपने इस तरीके से, सिंपल, कोई इतना मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। लॉन्ग लीड आइटम्स के अंदर क्या होता है कि लॉन्ग लीड आइटम्स जो हैं वो आपकी, यानी कि आपकी ब्रोने कंट्री से आपने कोई चीज मंगवानी है, ठीक है, या फिर आपकी कोई 3 से 4 महीने लगेंगे। इसका प्रोसेस क्या होता है कि आप सबसे पहले ऑर्डर करते हो। ऑर्डर का तरीकाकार भी यही है इसमें आप, लेकिन मैं मेजर लेवल पे इसको, ठीक है, ऑर्डर में यही है, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। फिर आपकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्या होगा, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल पैनल्स हैं, कुछ ऐसी चीजें जो आपने तैयार करवानी है, तो वो आप जिस फैक्ट्री के अंदर, अब हमारे कई प्रोजेक्ट्स के अंदर बाहर के कंट्रीज से कुछ चीजें मंगवानी पड़ती हैं, इलेक्ट्रिकल पैनल्स हैं, ITS का सिस्टम है, IT का सिस्टम होता है, कैमरे होते हैं, कुछ इस तरह की चीजें हैं, तो वो बाहर की जो कंपनीज है वहां पे जाके मैन्युफैक्चर करवाई जाती हैं अपनी स्पेशल। एक मिनट यहाँ पे, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। अब मैन्युफैक्चरिंग के बाद आप तीसरा इसका स्टेप क्या होता है, आपकी डिलीवरी, ठीक है। अब इन तीनों के अंदर यही चीजें आएंगी। मैंने 3 हिस्सों में इसको इसलिए डिवाइड कर लिया क्योंकि इसमें काफी सारी एक्टिविटीज आ जाती हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। यहाँ पे भी आप रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन करते हो ऑर्डर के अंदर, ठीक है, आपको बिड्स रिसीव होती हैं, फिर आप फैक्ट्री का विजिट करते हो, स्पेक्स मीटिंग्स होती हैं मैन्युफैक्चरिंग में, मीटिंग्स होगी, फिर फैट टेस्ट होगा, वो चीज बन जाती है, वो फिर आपको इनवाइट करते हैं, आपका रिप्रेजेंटेटिव उस फैक्ट्री में जाएगा। ये सिंपल सा प्रोसेस है, इसमें आपने बिल्कुल ऐसे नहीं करना, मैं आप बिल्कुल इंडस्ट्री बेस्ड आपको प्रोसेस समझा रहा हूँ, ठीक है। यानी कि आपने वहां पे जाके टेस्ट करना, अच्छा जी मेरा इलेक्ट्रिकल पैनल ये तो नहीं दिखाया कुछ और है और दे कुछ और रहे हैं, ठीक है। और डिलीवरी मटेरियल ऑन साइट, समझ रहे हैं ये चीज। अब तीसरा जो फेज है हमारा यहाँ पे, यानी कि ये आपके वो फेज है जिसके अंदर आपके रिसोर्सेज साइट के ऊपर मोबिलाइज हो जाते हैं, और मोबिलाइजेशन के बाद आपका प्रैक्टिकल काम स्टार्ट हो जाता है। और इस फेज के अंदर ऑब्वियसली यू विल गेट हेल्प फ्रॉम BOQ, जिस तरीके से हमारे पास यहाँ पे एक BOQ है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। यानी कि ये आपको अगर एक्सेल की ये शीट नजर आ रही है, लेट मी सेट इट फॉर यू। ये देखें, ये मेरे पास समरी है BOQ की जिसको हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। इसके साथ और भी बहुत सारे आपकी अपनी फील्ड के BOQs या फिर मैं सैंपल प्रोजेक्ट दूंगा, ठीक है। ये देखें, ये आपकी कंस्ट्रक्शन होनी है, ठीक है। आप इसका प्रोसेस सिंपल सा है जो मैं पहले बताता हूँ, प्रोडक्ट ओरिएंटेड नॉलेज। आपकी साइड के ऊपर किस तरीके से उस चीज को बनाया जाएगा, ये मेरा पूरा एक सिटी का डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है। इसमें रोड्स बनेंगे, स्ट्रक्चर वर्क है, वाटर सप्लाई नेटवर्क है, इसमें इलेक्ट्रिकल के काम है, मैकेनिकल के काम है, ठीक है, बिल्कुल वो सारा प्रोसेस आपको समझ आ रहा होगा। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर इस तरीके से सबसे पहले ये शीट भी आप लोगों के पास मिल गई होगी या मैं शेयर कर दूंगा दोबारा। ये देखें, इस तरह का हमने टेम्पलेट बनाना होता है एक एक्सेल के अंदर। बिफोर वी जंप इनटू प्राइमवेरा P6 वी शुड डू दिस एक्सरसाइज इन एक्सेल। स्कोप मैनेजमेंट का ये डॉक्यूमेंट है। इसके अंदर आप देखें, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन के अंदर हमने इसको डिवाइड किया, फिर बेसिक डिजाइन, डिटेल डिजाइन,
जो जो आइटम बनेगी ऑब्वियसली उसका डिजाइन होगा प्रोक्योरमेंट के अंदर, और इसी तरीके से कंस्ट्रक्शन के अंदर रोड वर्क है, रोड वर्क के अंदर अर्थ वर्क, और अर्थ वर्क के अंदर कौन कौन से काम होंगे। ये समझ रहे हैं बात को। हम जैसे जैसे अपने प्रोजेक्ट को ब्रेक डाउन करते जा रहे हैं, जैसे हमें कंस्ट्रक्शन का अगर पता था, ये चीजें अगर हमें ना पता हो तो हमें कोई आइडिया नहीं है, बट वी डिवाइडेड इट इनटू फर्दर। रोड वर्क कंस्ट्रक्शन के अंदर हमने काम क्या क्या करना है, ये हमें कहाँ से पता चला, ये बीओक्यू की टॉप समरी है। रोड वर्क, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, वाटर सप्लाई, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, अभी थोड़ी देर पहले थे ना हम समरी पे। फिर हमने रोड वर्क को मजीद डिवाइड किया कि रोड वर्क के अंदर सबसे पहले अर्थ वर्क होता है, फिर उसके अंदर मजीद एक्टिविटीज हैं जो कि हमें यहाँ से मिल रही हैं। ये देखें पीओक्यू, ये आपकी अर्थ वर्क है, इसके अंदर कुछ एक्टिविटीज आएंगी। ये भी मैं आपको पूरी फिलोसफी समझा के जाऊंगा, ठीक है, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि हमारी ये जो कंस्ट्रक्शन फेज के अंदर जो जो प्रैक्टिकली। अब एक मैं आपको चीज समझाने जा रहा हूँ, इससे पहले प्रोसेस की समझ आ गई है कि डिजाइन का एक प्रोसेस है, ऑफिशियल एक यानी कि प्रोसेस होता है जिसके अंदर डिफरेंट स्टेप्स हैं, वो एक स्टोरी की शक्ल में मैंने आपको बता दी है कि पहले ये बनेगा, फिर फर्स्ट सबमिशन है, अगर मटेरियल है तो उसकी लॉन्ग लीड आइटम्स हैं, बल्क आइटम्स हैं, ठीक है। वो एक्चुअल फेज में जब जाएंगे, ये सवाल है किसी का जी एक्चुअल फेज में क्या होगा, अभी भाई प्लानिंग सीख लें, फिर एक्चुअल फेज के अंदर भी मजे से जाएंगे, डोंट वरी एट ऑल, ठीक है। अच्छा जी, पहले प्लानिंग सीखे, पहले पहला काम करें, फिर इंशाल्लाह दूसरे काम भी हो जाए। अच्छा जी, अगला मेरा जो मैं चीज आपको बड़ी इंपॉर्टेंट, गोल्ड माइन, कंस्ट्रक्शन। बट बिफोर दैट आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज वेटेज। अच्छा जी, वेटेज का मतलब क्या होता है हमारी प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर ना, ये टर्म बहुत ज्यादा यूज होती है, जॉब इंटरव्यूज के अंदर भी पूछी जाती है कि वेटेज का मतलब क्या है। वेटेज का मतलब क्या होता है, नाम से जाहिर है कि वजन, ठीक है। अब हम कभी किसी को बंदे को कहते हैं यार इस बंदे की अपनी फैमिली के अंदर बहुत, या इसकी बात कर लेते हैं वैल्यू, दूसरे लफ्जों में हम किसी बंदे की बात करते हैं यार इस बंदे की अपनी ना मतलब घर बड़ी वैल्यू है, या इस बंदे की यार इस कंपनी के अंदर बड़ी वैल्यू है, बड़ी वेटेज है, ठीक है। ये तो हम वर्बल तरीके से बात करते हैं। इतनी बात करने का मेरा मकसद ये था कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि वेटेज का मतलब क्या होता है, यानी कि उस एक कंपोनेंट की जब बात की जाती है, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको मिसाल देता हूं कि अगर एक प्रोजेक्ट की बात की जाए, तो वेटेज की डेफिनेशन पहले मैं आपको मैथमेटिकल तरीके से बता देता हूं, वैल्यू ऑफ कंपोनेंट, फिर इसको सॉल्व, वैल्यू ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट। या मिसाल के तौर पे आपका एक सिविल का प्रोजेक्ट है, उसके अंदर आपके रोड्स हैं, उसके अंदर आपकी बिल्डिंग्स हैं, उसके अंदर आपका एमईपी का काम है, ठीक है, उसमें आपका ये मैं, ठीक है। अब इसको वेटेज निकालने के लिए कोई ना कोई रेफरेंस लेना पड़ता है, पैसे, टाइम, या मैन आवर्स, कोई भी, जो कि अब आने वाले सेशंस में हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। वेटेज निकालने के लिए किसी ना किसी रेफरेंस वैल्यू की जरूरत पड़ती है, जैसे कि रोड्स के ऊपर मेरा 100 मिलियन लग रहा है, बिल्डिंग्स के ऊपर मेरे जो है वो 50 मिलियन है, ठीक है, मैं समझाने के लिए कॉन्सेप्ट को। और एमईपी का काम है, इसको करने के लिए मुझे 20 मिलियन, टोटल कितना हो गया। अब एक बंदा कैलकुलेटर निकाल के चैट बॉक्स में मुझे बता दे ये टोटल कितना बनता है, 170। लेकिन इसके बाद अब ये टोटल मेरे प्रोजेक्ट की वैल्यू है टाइम के लिहाज, पैसों के लिहाज से, ठीक है। तो वैल्यू, अगर मुझे देखो सिविल का प्रोजेक्ट है, मुझे पता है 170 मिलियन का प्रोजेक्ट है, 170 मिलियन का है, लेकिन प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर इस तरीके से बात नहीं होती कि भाई 170 मिलियन का, कल को आगे पीछे कोई मतलब पैसों को इतना याद नहीं रख सकते हम। तो हमें अपने प्रोजेक्ट की इस कॉस्ट को हमें किस में कन्वर्ट करना होता है, परसेंटेज के अंदर। तो हम क्या करेंगे, 100 डिवाइडेड बाय 170। ये चैट बॉक्स में कोई अल्लाह का बंदा कर दे मैसेज, और इसके बाद 50 डिवाइडेड बाय 170, इसके बाद 20 डिवाइडेड बाय 170। ये मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, आगे भी पढ़ेंगे इसको, लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अभी डिलीवर करना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये किसी ने किया कैलकुलेटर पे, 100 बाई 170 कितना बनता है, ये करें जी। ये बना जी, पता नहीं अब क्या, 75 है, परसेंटेज में बताए ना, ऐसे हो नहीं सकता भाई। 58% क्या है, हाँ 58, 29। हाँ, अल्लाह के बंदो जल्दी बता दो, क्या हो गया है, 29 बिल्डिंग,
यार बहुत ही ना, मैं हिसाब लगाया कि सुस्त किस्म के हम लोग हैं। 58%। और MEP कितना है अब ये भी बता दो, मैं अब पढ़ा रहा हूँ तो। हाँ, अब एक चीज याद रखें, क्या ये सारा टोटल मिला के कितना बन रहा है? ये टोटल मिला के इसकी जांच पड़ताल करने का तरीकाकार ये है कि ये टोटल 100% आना चाहिए, यानी कि अब आपने अपने प्रोजेक्ट को कन्वर्ट कर दिया 170 से 100% पे। अब बहुत आसान है, मैं अली, हसन, रजा, जो भी लोग इस सेशन का हिस्सा है उनको पूछूंगा ना कि रोड हमारे प्रोजेक्ट का 58% हिस्सा है, बहुत जल्दी आइडिया हो जाएगा कि 58 तो 60 के करीब है, 50 से ऊपर है, तो बड़ी जल्दी आइडिया हो जाता है, यानी कि आधे से ज्यादा रोड है हमारा। मैं अगर बताऊंगा ना 170 में से 100 मिलियन, तो बहुत मुश्किल से पता चलेगा अच्छा ये किस जगह पे जाके, ये बात समझ आ रही है, कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है बेटीज को क्यों कंक्लूड करते हैं, ये बात समझ आ गई। अच्छा, अब ऐसा ये होती है कॉस्ट बेस्ड वेटेज। अगर यहाँ पे ड्यूरेशन की बात होगी तो उसको ये 100 डेज या 50 डेज, 20 डेज, तो वो जो चीज होगी वो ड्यूरेशन टाइम बेस्ड वेटेज आ जाएगी। हमारे प्रोजेक्ट के अंदर डिफरेंट तरह से वेटेजेस निकाली जाती हैं, लेकिन कॉस्ट बेस्ड और मैन आवर बेस्ड और टाइम बेस्ड, हमें इस कॉन्सेप्ट का सब पता होना चाहिए कि जॉब इंटरव्यू में पूछा जाए कि भाई वेटेज किस तरह से निकालते हैं, आप उसको बताएं। वैल्यू ऑफ कंपोनेंट सिंपल, मैथ का तीसरी क्लास का फार्मूला यार, ये सही है कि नहीं, कोई इतना मुश्किल तो नहीं है। वैल्यू ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट is going to give you weightage, and if weightage reference value is cost, that weightage would be called cost weightage. If time weightage. If man hours, man hour weightage. अच्छा, ये बताने का मकसद क्या है, ये यहाँ तक, इससे ज्यादा नहीं हमने आगे पढ़ना, ये अब हम इसको टच करेंगे छठे लेक्चर में जाके। अब ये बताने का मकसद ये है कि पूरी दुनिया के अंदर अगर आप प्लानिंग इंजीनियर के तौर पे मूव करते हैं ना, तो एक जॉब इंटरव्यू के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है, पूरी दुनिया के अंदर थंब रूल है कि किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर हमारी जो इंजीनियरिंग या डिजाइन फेज होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 15%। ठीक है। और प्रोक्योरमेंट किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर जो होती है वो 45 to 50% उसकी वैल्यू होती है। मटीरियल्स होते हैं इसमें इन्वॉल्व, और पीछे क्या चीज रह जाती है? डिजाइन भी हो गया, मटीरियल भी हो गया, पीछे दो ही चीजें बचती हैं, लेबर और नॉन लेबर। नॉन लेबर मतलब मशीनरी। यही यही चीजें हैं ना जो आपके प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं, लोग, इंसान, मशीनें, मटीरियल, और फिर एक डिजाइन का डिपार्टमेंट है। तो ये पीछे कितना बचता है? 35 to 40%। कंस्ट्रक्शन, ये जॉब इंटरव्यू के अंदर किस तरीके से पूछा जाएगा कि बताएं जी कि ईपीसी प्रोजेक्ट के अंदर ईपीसी की क्या वेटेजेस होती हैं, थंब रूल क्या है? 15 to 20%, 45 to 50% एंड 35 to 40%।